अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आखिरकार उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय के चुनाव आज संपन्न हो गए, बिना किसी हिंसा के, ज़्यादा बिना किसी बड़े बवाल के, सामान्य रूप से शांतिपूर्ण ये चुनाव संपन्न हुआ। क्या हुआ इस चुनाव में और कौन जीतने वाला है? सेकंड राउंड में पोलिंग पहले राउंड से ज़्यादा बेहतर हुई है। इस राउंड में पहले राउंड को हराया है, यानी मतदाताओं में इस राउंड में उत्साह अधिक था। तो इस राउंड में कौन जीता है और ओवरऑल कौन भारी है और क्या हुआ इस चुनाव में, मुद्दे कौन से थे और कौन सी नई डिस्कवरी इस चुनाव में हुई है, कहाँ गलतियाँ और कहाँ बेहतरी हुई है, आज इस डिबेट में हम सार्वजनिक चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराना कोई सामान्य बात नहीं है, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन जब 5 करोड़ मतदाताओं ने वोट कास्ट किए, दोनों फेज मिलाकर एक बहुत बड़ा चुनाव संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और तकरीबन 600 टाउन्स में चुनाव था। और ये सामान्य चुनाव नहीं, बल्कि ये जनता का चुनाव, कार्यकर्ताओं का चुनाव और आम लोगों का चुनाव है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा क्षेत्रीय लोग, गांव के लोग, टाउन के लोग, शहर के लोग चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये पार्षद का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, नगर पालिका के चेयरमैन और टाउन के चेयरमैन का चुनाव है। ये लोगों का, जनता का चुनाव है। इस चुनाव को सफलतापूर्वक करना भी एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग पर भी कई सवाल खड़े हुए। सवाल इस बात का है, जो सबसे महत्वपूर्ण मसला था वो है वोटर्स लिस्ट का, मतदाता सूची का। बहुत विवाद हुआ है इस बार। बड़ी तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, बड़ी तादाद में इसमें धांधली भी सामने आई है और वोटर्स लिस्ट को लेकर आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के बहुत बड़े बड़े लोगों का भी नाम वोटर्स लिस्ट से गायब था। यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम बेहतर तरीके से नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव करा लिया। ये एक अचीवमेंट है यूपी में। अब 13 तारीख को इसके परिणाम आने हैं। अर्बन बॉडीज के चुनाव, मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है। और 2022 के बाद ये पहला डायरेक्ट इलेक्शन है। अभी तक असेंबली इलेक्शंस के बाद बाई इलेक्शंस हुए, लेकिन ये पहला आम चुनाव है जो शहरी क्षेत्र में, जो सीधे जनता से हो रहा है। तो एक तो इस चुनाव से जनता का मूड पता चलेगा कि साल 13 महीने में क्या बदला। क्या डिवीजन वोटों का वैसे ही है जैसे 2022 में था, या कुछ नए प्लेयर्स की एंट्री हुई है, कुछ नए इश्यूज की एंट्री हुई है। ये 13 तारीख को हमें बहनों भाइयों पता चल जाएगा। इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू निकलकर सामने आए हैं, पहला माफिया, दूसरा मिट्टी में मिला दूंगा, तीसरा साफ सफाई, चौथा सीवर का मुद्दा, शहरों में व्यवस्था का मुद्दा, अतिक्रमण का मुद्दा। अच्छी बात यह है कि इस बार 70% मुद्दे जनता की जन समस्याओं से जुड़े रहे। ये इस बार के मुद्दों की बड़ी खासियत है। लेकिन इस बार एक और बात निकलकर सामने आई जो मुझे लगा कि जनता के बीच उसको डिस्कस करना चाहिए। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। चीफ मिनिस्टर, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनकी पार्टी के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट लीडर्स, इन सब ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी, जगह जगह पहुंचने की कोशिश की और पहुंचे भी। अपोजिशन में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने भी कोशिश की हर जगह पहुंचने की। अपने पूर्व के राजनीतिक कार्यक्रमों के विपरीत अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में मेहनत की, गए, दौड़े, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। जो जहां तक वो पहुंच सकते थे उन्होंने कोशिश की। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इस बार भी चुनाव में बहुत दिलचस्पी नहीं ली। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने निकलना तक मुनासिब नहीं समझा। लेकिन विपक्ष से एक और नेता हैं संजय सिंह, जो गोरखपुर से लेकर सहारनपुर और बांदा से लेकर बहराइच तक संजय सिंह ने रैलियां की, कोशिश की अपनी पार्टी को खड़ा करने की। ये सब वो नेता हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश के भ्रमण किए। बाकी क्षेत्रीय नेताओं ने, जिले के नेताओं ने या अपने अपने इलाके के नेताओं ने भी अपनी अपनी जगहों पर मुद्दों को उठाने की कोशिश की। तो आखिर जनता के मन में क्या है, पब्लिक क्या सोचती है? और जब 13 तारीख को परिणाम आने जा रहा है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, शहरों में डोमिनेंस किसका है। वैसे अतीत में झांक कर देखेंगे तो सरकार चाहे यहाँ मायावती की रही हो, अखिलेश यादव की रही हो, लेकिन अर्बन बॉडीज में जो डोमिनेंस रहा है राजनीति में, वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है।
विशेष तौर पर बड़े शहरों में जहां नगर निगम है। 16 में से 14 पिछली बार जीत के आए थे, उसके पहले 12 सीटें जीत कर आए थे। यानी बड़े शहरों में भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट, उनकी विचारधारा, उनकी पकड़, वो 20 सालों से मजबूत है। अब इस बार देखना होगा कि चुनौती किधर से मिल रही है, क्योंकि पिछली बार बीएसपी बहुत फ्रंट पे लड़ी थी, कांग्रेस भी बहुत फ्रंट पे लड़ी थी, लेकिन इस बार का चुनाव वर्टिकल डिवीजन वाला चुनाव है, जो आपने 2022 में विधानसभा में देखा था। मैं आपको ये बात बड़े दावे से कह सकता हूं कि 2019 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति 2 ध्रुवों में शिफ्ट हो चुकी है। चुनाव कोई से भी हो, ये इन्हीं ध्रुवों के बीच शिफ्ट हो चुकी है, और 2022 के परिदृश्य के बाद ये राजनीति और व्यापक रूप से वर्टिकली डिवाइडेड है। और ये जो परिणाम आएंगे उसमें आपको दिख जाएगा। एक फैक्टर और है, निर्दलीय, बागी, ये बीजेपी को भी जितना परेशान किए हैं उतना समाजवादी पार्टी को भी परेशान किए हैं। ये अपने अपने क्षेत्र के वो छत्रप हैं जो चुनावी बाजी पलटने के लिए जाने जाते हैं, और जिसको टिकट नहीं मिला वो बगावत करके चुनाव लड़ रहा है। इसलिए जब टैली में आपको खासतौर पर टाउन एरियाज में, नगर पंचायतों में अगर वो अन्य बीजेपी सपा पे भारी भी दिखें तो कोई आश्चर्य मत करिएगा। कुछ स्टेटमेंट सुने आप, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कहने की बात नहीं है, सबको पता है, और विपक्ष की बौखलाहट इस बात को प्रमाणित भी कर रही है। जिस तरह से उलझुल बात करना, सरकार को आरोपित करना शुरू कर दिया है विपक्ष ने, तो उनको हार की आहट मिल गई है। आज जो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए हैं, इसमें समाजवादी पार्टी को जनता का बहुत ज्यादा समर्थन मिला है। इस चुनाव में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है। प्रदेश की जनता उन झूठे लोगों से ऊब चुकी है जिन्होंने स्मार्ट सिटी का वादा किया था, जिन्होंने शहरों में रोजगार बढ़ाने की बातें की थी, लेकिन काम तो कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती से निकाय चुनाव लड़े हैं और परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। इस तरह का जनता का रुझान भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों के साथ देखने को मिला। कार्यक्रम में जाने पर 4000, 5000, 3000, 2000 लोग अपने से आकर के नगर पंचायत में, नगर पालिका में जब लोग जुट रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक रुझान है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, और सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का आज की परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आलोक अवस्थी जी, अब जब दोनों चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में बम्पर वोटों से जीती थी, ज़्यादातर मेयर और पालिका चेयरमैन आपके हैं, तो जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंस का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर ही है। हाँ ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पूरी तरह से समर्पित, देश सेवा के लिए समर्पित पार्टी है। उसका एक एक कार्यकर्ता जो है वो बराबर जो है अपना पूरा 100% योगदान जनता के हित के लिए देता रहा है, और इसी का नतीजा यह है कि हम लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं। हर चुनावों में जीत का भी यही कारण है कि हमारे लोग जनता के बीच में खड़े होते हैं, उनकी दुख सुख की समस्याओं के साथ खड़े होते हैं, और किसी को ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। बाकी आपको पता है कि चुनाव के समय पे चेहरा चमका के कुछ लोग आते हैं और चुनाव के बाद फिर वो शून्य बस्ते में चले जाते हैं। फिर चुनाव आएगा तो 6 महीने पहले फिर से चेहरा चमका करके आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए, चूंकि नेतृत्व तो हमारा बेदाग है, ईमानदार नेता है, बेदाग नेता है, 24 घंटे 24/7 365 दिन उपलब्ध है जनता के बीच, कोई छुट्टी नहीं मनाता है, अपने लिए कोई समय नहीं निकालता है। जो भी काम करना है वो जनता के हित में काम करना है और निरंतर दौड़ना है। अब आपने देखा होगा कि 2012-2017 के जो निकाय चुनाव हुए थे, तब मल्टी कार्नर फाइट हुआ करती थी। मल्टी कार्नर से मेरा मतलब है कि तमाम पार्टियां बहुत मजबूत पोजीशन में लड़ती थीं। लेकिन जैसा कि 2019-2022 के बाद यूपी का पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है, तो जाहिर सी बात है कि अब वोटों का डिवीजन भी 2 ही तरफ है, तो इससे आप पर दबाव तो पड़ेगा ही। देखिए ब्रजेश जी, जो लोग अच्छा काम करते हैं ना, उन पर कोई दबाव पड़ता नहीं है। इसका परिणाम आपने देखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे लोग मिलकर हमारे खिलाफ लड़े थे, लेकिन हासिल क्या हुआ? हासिल वही हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने के प्रति जनता का विश्वास था,
और हमारे नेता को उन्होंने पूरी पहले से अधिक सीटें, पहले से अधिक वोट के माध्यम से फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो इस बार अगर निकाय चुनाव में भी अगर ये लोग मिलकर लड़ रहे हैं या वो अलग अलग लड़ रहे हैं, यह उन पार्टियों को अपने नेतृत्व क्षमता पर, विश्वसनीयता पर संदेह रहा होगा। हमने अपने नेतृत्व के ऊपर भरोसा करते आपने इस बार महसूस किया होगा, खबरें भी पढ़ी होंगी और देखा भी होगा कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है, लोगों के नाम कटे या तो लिस्ट आधी अधूरी रही। निर्वाचन आयोग ये भूमिका का सही निर्वहन नहीं कर पाया। वोटर लिस्टों में जरूर कहीं पे जो है शिकायतें आई हैं। मुझे लगता है कि इसको चुनाव आयोग अपना संज्ञान लेगा, दुरुस्त करेगा, व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक अपील अपने मतदाताओं से भी है कि जिस समय वोटर लिस्ट करेक्शन के लिए आती है और विज्ञापन निकलता है, हम उस समय जाते नहीं है लिस्ट को देखने के लिए। अगर मान लीजिए वहां छूटा हुआ हो तो वो जुड़ सकता है उस समय, और जब हम खाली वोट डालने जाते हैं और वहां देखते हैं कि वहां गड़बड़ी हो गई है तो शिकायत करते हैं। इसमें थोड़ा सा मतदाताओं को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आलोक अवस्थी जी, इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। जाहिर सी बात है कि 2022 की हार के बाद ये पहला आम मुकाबला है, सार्वजनिक मुकाबला है और छोटा मोटा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर गोरखपुर और बांदा से बहराइच तक का मुकाबला है। समाजवादी पार्टी काफी दबाव में दिख रही है। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी दबाव में दिख रही है, ऐसा कोई महसूस कर रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विकल्प में दिख रही है। कहीं का भी चुनाव हो, किसी नगर निगम का हो, किसी नगर पालिका का हो, किसी नगर पंचायत का हो, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए या उसके सामने मजबूती से अगर कोई खड़े होकर के चुनाव लड़ा है और मुद्दों पर, मैं भी आलोक अवस्थी जी को सुन रहा था, उन्होंने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गलती हो सकती है। अरे गलती नहीं हुई है, आप क्या है, आप मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ब्रजेश जी, आपने कहा शुरुआती दौर में कि क्या क्या मुद्दे रहे, तो इनके मुद्दे कभी नाली नहीं रहा, इनका मुद्दा कभी भ्रष्टाचार नहीं रहा, इनका मुद्दा कभी डेवलपमेंट नहीं रहा, इनका मुद्दा कभी नहीं रहा कि भाई 20 सालों से नगर निगम में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो 20 सालों में बदलाव क्या आया है। अब कह रहे हैं कि बम्पर हमको समर्थन मिलता है। यह सच है कि राजनीति में और लोकतंत्र में जब जिस दल को, जिस नेता को, जिस पार्टी को बम्पर समर्थन जनता का मिलता है तो जनता सोचती है बम्पर। आप ये मुद्दे जनता को समझाने में कामयाब हुए या नहीं? हाँ बिल्कुल हुए। आप परिणाम देखिएगा, परसों परिणाम आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इनका भ्रष्टाचार हारेगा, इनका झूठ हारेगा। और कैसा झूठ बोलते हैं। मैं अभी जब आपके कार्यक्रम में आ रहा था ब्रजेश जी, तो मैं जान रहा था कि आज जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आएगा वो ये जरूर बताएगा कि 24 घंटे 365 दिन हमारा नेतृत्व काम करता है। भाई हम तो मान रहे हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी एक भी छुट्टी नहीं ली, जो वो कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। लेकिन हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहते हैं, एक आम वर्कर के तरीके से, आम आदमी के रूप में मेरे मन में अभी ख्याल आया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तो है नहीं, लेकिन जब वो लगातार प्रचार करते हैं, कर्नाटक में 10 दिनों से हैं, तो देश का काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी को छुट्टी लेना चाहिए। पिछली बार नगर निगम आपके पास कुछ नहीं था। हाँ ठीक बात है, हमारे पास पिछली बार खाता नहीं खुला था आपका, लेकिन हमें यह लगता है कि 17 में आधे से ज्यादा नगर निगम समाजवादी पार्टी जीतेगी। हैं? और मैं आपकी कार्यक्रम सोच लो, ये अब आपकी बात रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक बात, वो तो आप और 13 तारीख को आपको आना पड़ेगा काउंटिंग के दिन। नहीं कहेंगे तब भी मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आप देखिएगा लखनऊ का मेयर समाजवादी पार्टी का होगा 13 तारीख को, और लखनऊ के साथ साथ इसी तरीके से अब कानपुर का मेयर भी समाजवादी पार्टी का होगा। आप देखिएगा कितने बड़े पैमाने पर। और पिछली बार भी आंकड़े जो आप बता रहे थे, पिछली बार भी नगर पंचायत और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी और जो निर्दलीय जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जीते थे। अब बस कुछ घंटे की बात है सर, सामने आ बात है कि जीतने के बाद आप दबाव दे देते हैं, फिर आप शामिल करा लेते हैं। तो देखिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद सुनील जी, शुक्रिया। मेरा एक सवाल है, मैं 2 सेकंड खत्म करूं। हाँ खत्म करें, बोले। देखिए ये तो वोट कटवाते हैं और वोट कैसे चिन्हित करके, मैं ये आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आप भी जान सकते हैं कि ये मोहल्ला किस पार्टी का है, ये गांव किस पार्टी।
आ रहा वालों आप की प्लीज वेट, मोहल्ला इनको देख finish- के, गांव देख के, क्षेत्र देख के, धर्म देख के, जाति देखकर आप वोट कटवा देते हैं। Okay. उसके बाद क्या होता है, जिस दिन चुनाव होता है उन्हीं मोहल्लों में जहां से आपको हारना होता है, जहां विपक्ष मजबूत है, वहां फोर्स लगा देते ओके, हैं। आलोक लेकिन अवस्थी जी उसके केवल 20 बावजूद सेकंड आप आप बोलेंगे, इनका रिप्लाई देंगे, सेकंड राउंड में आपसे बाकी बातें। हाँ, समाजवादी पार्टी जरूर लड़ रही है। हमने लड़ते हुए उसको गौरीगंज थाने के अंदर देखा था, कैसा उनका विधायक गुंडागर्दी करते हुए हमारे प्रत्याशी के पति को चटापट पीट रहा था। यहाँ सबने देखा है। अब मुकदमा हो गया है, जेल जाएंगे, बचेंगे नहीं, लेकिन लड़ते हुए देखा है। जब सोचिए कि जब सत्ता में नहीं है और उसके बावजूद इतनी हिम्मत है कि थाने में घुस करके और एक प्रत्याशी के परिवार के व्यक्ति को पीटना, ये कितना बड़ा जोखिम। पर सर कार्रवाई तो कुछ नहीं कर पाए, आप पीट के निकल गए। कार्रवाई हो रही है, कहाँ कार्रवाई हो हुई? गया है, हत्या के प्रयास का मुकदमा हो गया है। पर सर कोई कार्रवाई नहीं है, जेल जाएंगे। कोई होमगार्ड तक नहीं गया विधायक से पूछने। निश्चित रूप से वो जेल जाएंगे आप ब्रजेश जी, लेकिन आप इस पार्टी का चरित्र देख लीजिए कि कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया आपका। सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र राजपूत जी। तो बीजेपी का कहना माफिया के खिलाफ और कानून व्यवस्था की बेहतरी, भ्रष्टाचार खत्म करके वो नगर निकाय के चुनाव लड़ रही है और जीतेगी। उनके इस क्लेम को कांग्रेस कहाँ पाती है, और दूसरा आप अपनी पार्टी को कहाँ पे पाते हैं? जो माफियाओं का क्लेम है ना ब्रजेश भाई, ये तो कल ही क्लियर हो गया। तो आलोक जी ने अच्छा याद दिला दिया, हम भूल गए थे। अमेठी में गौरीगंज में एक विधायक प्रतिपक्ष का अनशन पे बैठा हुआ था, धरने पे बैठा हुआ था, और जो है उसे कि हमारे पक्ष के लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जा रही, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। वो उस रात से बैठा हुआ था। अगले दिन उसकी हत्या का प्रयास करने के लिए कुख्यात हिस्ट्री सीटर्स आते हैं वहां पर, कुख्यात हिस्ट्री सीटर थाने के अंदर आते हैं। ये इनका माफिया ये का राज नया है। ट्विस्ट दे रहे हो सर आप। ये तथ्य रखिए, आप कांग्रेस में है ना सर अभी? नहीं, आलोक जी प्लीज वेट। नो आलोक जी उनको बोलने दीजिए, आप नोट करो अपनी बारी में बोलना। ये ब्रजेश ना गलत बात आलोक जी, नो ब्रजेश आप बोलिए सुरेंद्र। सुरेंद्र जी को नाम लेना चाहिए। जहां मैं नाम लेके कहूंगा। और ये मसला कांग्रेस सपा बसपा का नहीं है। मैं कांग्रेस में था, हूं और कांग्रेस में रहूंगा। ब्रजेश जी इस तरीके की बात मत किया करें, वरना आपके चैनल पर बैठे हुए कुछ और लोग भी होते हैं जो बहुत ही क्या नाम बेशर्म किस्म की टिप्पणी कर देते हैं कि इनका दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है। मसला यहां पर मानवता का है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, राकेश सिंह गौरीगंज का विधायक है, उसको मारने के लिए जो इनके 43 नंबर का एक हिस्ट्री सीटर है उसी थाने का, जिसका नाम दीपक सिंह है, अनशन देते हुए विधायक को मारने के लिए गया वहां पर, और उसको मां बहन की गाली दे रहा था, और उसके बाद फिर वो थपड़ियाया गया थाने के अंदर ही। ये स्थिति है इनके माफिया राज की। नाम लेकर के कह रहा हूं, जो कर पाए ये लोग कर ले। एक बात ये तो हो गई माफियागिरी की। दूसरी बात आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव। नगर निकाय के चुनाव बुलडोजर हो, ठोक देंगे फलानी इस पे, इसके लिए चुनाव नहीं है। नगर निकाय के चुनाव है नाली के लिए, खड़ंजे के लिए, शहरों के विकास के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का 20 साल से यहां पर लगभग हर नगर निगम पर शासन है। 20 साल में मुझे इतना जरूर बता दे भारतीय जनता पार्टी वाले कि क्या नाम सारे के सारे नगर निगम जो है सीवर लाइन से कनेक्ट हो गए? क्या सारे नगर निगमों का एसटीपी प्लांट बन गए? लखनऊ का तो नहीं बना। आलोक भाई भी यहीं रहते हैं, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, हम भी यहीं रहते हैं। 3 एसटीपी प्लांट 7 साल से बने खड़े हुए हैं, लेकिन आज तक एक भी एसटीपी प्लांट चला नहीं है। ये अपने आप में सच है। क्या ये मुद्दा रहा चुनाव में? ये भाई हम तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े। ये लोग आकाश से पाताल तक, भारत से पाकिस्तान तक, चीन से श्रीलंका तक ये लोग चुनाव लड़े हैं। ये लोग बजरंग दल पर चुनाव लड़े हैं, ठोक देने की नीति पर चुनाव लड़े हैं। ये पहला चुनाव ऐसा है। हैदराबाद के नगर निगम में तो अमित शाह जी भी गए थे, मोदी जी भी गए थे। पता नहीं आजकल क्या हो गया, यहां के नगर निगम के चुनाव में मोदी जी नहीं आए, क्योंकि कर्नाटक में हमने उन्हें फंसा रखा। इस बार कांग्रेस के खेमे में उत्साह नहीं दिख रहा। नहीं, कांग्रेस के खेमे में पूरा उत्साह है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि पिछली बार से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस बार हमारे देखने को मिलेंगे। ब्रजलाल खाबरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पूरे प्रदेश में उन्होंने दौरा किया है। हमारे बाकी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, नकुल दुबे जी या बाकी सब लोग, नसीमुद्दीन साहब, ये क्या नाम, इन सब लोगों ने बहुत एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग की है और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको पिछली बार से बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे नगर निगम के चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बात अपने आप। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रीय लोकदल ने तो इस बार एक तरीके से अलग से ही चुनाव लड़ा है,
क्योंकि समाजवादी पार्टी के खेमे में तो इस बार आप ज़्यादा आपके लोग दिखाई नहीं दिए और आपके अध्यक्ष तो खैर चुनाव प्रचार में गए भी नहीं। आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट करते हो? ब्रिजेश जी, आज मेरठ के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपकी खबर के हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता अगर गए नहीं तो भाई मेरठ में फिर हमारे जिला अध्यक्ष क्या कर रहे थे ऐसा जो भाजपा वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। सपा वाले के सपोर्ट में गए थे? हाँ, नहीं, मेरठ में तो भाई सपा का ही कैंडिडेट खुल के चुनाव कहो लड़ ना, रहा है। आप नहीं अपनी नहीं, बात मेरठ रख सकते में अतुल प्रधान जी सपा के विधायक हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और वहां पे अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष अगर गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे, मतलब मिलके लड़े हो तो ना ये? हाँ बिल्कुल, गठबंधन में पूरी ईमानदारी से हमने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स जहां जहां लड़ रहे थे वहां पे उनको जितवाने की पूरी कोशिश की है और जहां जहां राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वहां समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की मुद्दों पर चुनाव हुआ जिसका जिक्र अभी अवस्थी चुनाव जी भी हुआ ही कर रहे कहाँ? थे, हाँ? चुनाव हुआ ही कहाँ ब्रिजेश जी? आप मुझे बताइए, मतलब? अगर इतना ही इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि जनता के बीच में रहते हैं 24 घंटा और 365 दिन काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये चुनाव आते ही ये गुंडागर्दी क्यों करना शुरू कर देते हो? अभी आप थाने में बता रहे थे वो कोई विधायक जी ने किसको पीट दिया है ना, उसमें 307 की एफआईआर दर्ज करा दी। अरे भाई वो क्या, वो हत्या का प्रयास था क्या? अरे उसका तो पूरा वीडियो वायरल है। तो मतलब कम से कम जो आईपीसी की धाराएं हैं उनको तो सही से लगवाया करो भाई। भाई अगर आपको मतलब खाली मतलब कुछ चलने की और दमन की राजनीति करनी है, था, आपने क्या आपकी पार्टी ने कुछ महसूस किया? ब्रिजेश जी पूरी तरीके से मतलब कुल मिला के मतलब लोगों का नाम पढ़ के, उनकी जाति देख के, उनका धर्म देख के वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। मतलब मैं तो कहूंगा कि कुक्ड वोटर लिस्ट है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा की कठपुतली की तरह काम कर रहा है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नहीं पूरी कठपुतली बनती है। एक भी नगर निगम में लड़ने वाली पार्टी इतने बड़े बड़े आरोप लगा रही है, एक भी नगर निगम लड़ने के लिए जगह नहीं मिली, आरोप इतने बड़े बड़े। विजय जी हम तो 17 के 17 लड़े हैं, हम तो 17 के 17 लड़े। हम तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रहे थे और हमने पूरी मजबूती से हमने चुनाव लड़ा है। लेकिन आप ही बताइए, बुलंदशहर की प्रत्याशी रो रही है, कन्नौज के अंदर कार्यकर्ता मारा जा रहा है, वीडियो है विजय जी, कहीं मैं कह नहीं रहा हूं, खाली वीडियोस हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, मतलब अच्छा, काउंटिंग के लिए तैयार होना, बाद में ये ना कहना कि काउंटिंग में ये गड़बड़ी हो गई। काउंटिंग क्या, काउंटिंग कराने की, हम तो कह रहे हैं चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। अरे भाई अगर आपको इतना ही पुलिस बल का प्रयोग करना है तो आप चुनाव ही क्यों ये कराते तो हैं? आपने गिव अप कर दिया टाइप में, ऐसा लगता है आपने गिव अप कर दिया। नहीं, मैं क्यों, हम क्यों गिव अप सुरेंद्र जी देख लिया है, ये तो जनता देख रही थी। इसके बारे में मुझे 5 सेकंड के लिए कुछ मैं दूंगा सर, टाइम दूंगा। अभी 2 मेहमान बाकी वो लोग बोलने सर। नहीं, ये तो जनता देख रही थी, ये तो पूरी तरीके से। थैंक यू रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट में बने रहिएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपकी पार्टी ने इस बार कोशिश तो बहुत की, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है ना वो वर्टिकली डिवाइडेड है, तो आपकी पार्टी के हाथ कुछ खास लगने वाला नहीं है। चुनाव जिस तरह से आप लोग लड़ने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ चढ़ा नहीं उतना। नहीं, उत्तर प्रदेश में हम जिस तरीके से चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे थे उससे भी ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी ने काफी अच्छी एकदम फायर ब्रांड स्टाइल में काफी रैलियां की और उत्तर प्रदेश लगातार देखता जा रहा है कि किस तरीके से उसको देश की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी मिल रही है। एक बहुत ही प्रखर, मुखर और दमदार आवाज के रूप में एक नेतृत्वकर्ता संजय सिंह जी मिल रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि लोगों में एक उम्मीद की किरण, उम्मीद की लहर है। आम आदमी पार्टी उनके लिए एक सुनहरा भविष्य है, सुनहरा विकल्प है जो मुद्दों पे बात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, तो नगर निगम के चुनाव में भी अफगानिस्तान में गेहूं बेचने पे यहाँ बीएसपी और कांग्रेस को खड़े होने में परेशानी है, आप कहां से आ गए भाई? आम आदमी पार्टी ऐसी ही पार्टी है, हम तो नए बनते हैं, जाते हैं और मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं और बड़े बड़ों को हवा उड़ा देते हैं। हमारी तो ये स्टाइल है, ये हम मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। आज अगर हमारे नेता की इतनी रैलियां हो रही हैं, इतने जन समर्थन मिल रहा है, हमें इतने हमारे कैंडिडेट मिल रहे हैं, तो क्यों दूसरी पार्टियों को नहीं मिले? 30-30 साल, 40-40 साल की पार्टियां हैं, आप देख के आइए। अगर हमारे नेता की आवाज इतनी बुलंद है, आज उत्तर प्रदेश को एक इतनी मुखर, इतनी बुलंद आवाज मिली हुई है जो उत्तर प्रदेश के हर वर्ग 20 साल से यहाँ बीजेपी की हुकूमत है, नगर निगमों में, टाउन नगर पालिकाओं में। सपा और बसपा नहीं तोड़ पाए हैं, आप कहां से आ गए बीच में? 20 सालों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी और हवा में उड़ा दी आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत थी, हवा में उड़ा दिया आम आदमी पार्टी ने। तो ये आम आदमी पार्टी का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है। हमारे नेताओं पे जनता भरोसा करती है, उनके वादों पे करती है।
ये अफगानिस्तान और तालिबान और पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगते हैं। हम तो हाउस टैक्स माफ, मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, आपका इलाज अच्छा करा देंगे, इस पे हम वोट मांगते हैं। बहुत तो शुक्रिया जनता आपका, इसलिए धन्यवाद। जमीनी और सतही सुशील दोनों को दुबे मेरे पकड़ साथ लेती मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। दुबे जी बहुत शुक्रिया आपका। तो चुनाव तो हो गया आज दुबे जी, अब बताओ, हो गया चुनाव आज? मीडिया मास्टर, चुनाव हो गया। अभी आपने शुरुआत में कहा कि बिना हिंसा बिना बवाल क्यों हो गया? हाँ, कोई मतलब मेजर ऐसा वायलेंस नहीं? नहीं, हिंसा नहीं हुई, नो डाउट नहीं हुई, क्रेडिट गोज टू योगी जी। और लेकिन बवाल बहुत है मीडिया मास्टर, बवाल तो बहुत हुआ है। अब इससे ज्यादा बवाल और क्या होगा कि 34% पे वोटिंग हो गई लखनऊ की। हाँ, ये तो दिक्कत है, लखनऊ वाला तो अब इससे बड़ा और जिसको देखो हर दूसरा आदमी रो रहा है। क्या बनारस में एक ही आदमी के 28 लोगों के नाम, प्रभु दयाल, राम दयाल, योगेश विधायक विकेटी ने पहले ही चिट्ठी लिख दी प्रेम पत्र की, वही चीजें सिद्ध हुई। कानपुर के विधायक का आज वोट में नाम नहीं, वर्तमान बीजेपी का। ऐसे तो अब इससे अब लोकतंत्र के इतने बड़े अरे पहले राउंड में चीफ सेक्रेटरी का नाम नहीं था जो सबसे बड़ा अफसर होता है। अब आप सोचिए इससे बड़ा लोकतंत्र में मजाक और बवाल क्या होगा। और इसका भी श्रेय, पूरा श्रेय गोज टू चीफ इलेक्शन कमीशन या पूरे सिस्टम को, निर्वाचन को। आप कमाल करते हैं ब्रजेश जी। हम एक बात नहीं समझ पाए आज आपके महत्वपूर्ण चैनल पे, इस बात को हम आपसे समझना चाहेंगे। हमको ज्ञान देते हैं, गीता ज्ञान देते हैं निर्वाचन आयोग वाले कि आपके पास 14, 15, 16 प्रमाण पत्र हैं, डीएल है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, टेलीफोन कार्ड है, बिजली का बिल है। इस तरीके 17, 14, 15 देते हैं कि इसमें आप ये साबित कर सकते हैं कि हम यहाँ के निवासियों वोटर हैं, हम सूडान और बांग्लादेश से नहीं आए हैं। तो अगर हम वहाँ जाते हैं और वोट लिस्ट में नाम नहीं होता है तो अपना कार्ड दिखा के वोट तो पोल कर सकते हैं किसी अलग कमरे में। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारे पास तो एक ऑथेंटिक कार्ड है निर्वाचन आयोग द्वारा दिया हुआ कि मैं इस देश का नागरिक हूं और ये मैं यहाँ रहता हूं और ये मेरी शक्ल सूरत है। उसके बाद हमें पोल करने से रोक दिया जाता है, उसके बाद हमको धक्के देके निकाल दिया जाता है। और वोट 50 कोई मतलब है 34%, 42%, 40% और मोहल्ले के मोहल्ले नहीं, गांव के गांव नहीं, पूरा। अरे मैंने गोमती नगर वगैरह का जो सबसे एलीट इलाका है, पॉश इलाका है, और महानगर की साइड जिधर सुरेंद्र जी रहते हैं इधर का भी इलाका निकलवाया। मैं उनका दोस्त, आपको 28-26% वोट है, उधर तो और कम है। एवरेज अब हम लोग एवरेज में खुश हो जाए अलग बात है। देखिए ब्रजेश जी, एक मूल कारण समझ लीजिए। एक तो जो वोटर लिस्ट के काम में लोग लगाए जाते हैं महा थके होते हैं, दिन भर उबासी लेते रहते हैं। यहाँ पर LDA, PWD, आबकारी विभाग, ये जिंदा जागते हुए लोग लगाए जाए जो बिल्कुल तारे ताजे हों। जो लगे वहां तो उबासी लेते हैं, बैठे रहते हैं। आपके मुताबिक ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी एक बड़ा मुद्दा रहा है? मुद्दा नहीं, इससे बड़ा कोई मुद्दा इस समय लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ब्रजेश जी, अभी लोग 20 साल नहीं 28 साल से लखनऊ में बीजेपी का मेयर है, शासन सत्ता है। और शिवरी का पहाड़ मोहन का रो रहा है, दिल्ली से मुकाबला कर रहा है, कूड़े का पहाड़ है। और बाकी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, खाली ये बताऊंगा। और यहाँ पर चुनाव हो रहा है। अच्छा चलो, अब तो वोटिंग हो गई, कौन जीतेगा लखनऊ में बताओ? 1 to 1 फाइट है। सपा बीजेपी बहुत भारी रहेगी, बीजेपी और सपा में पूरा वो है मुकाबला है। और बाकी लोग जहां जैसा जिसका जुगाड़ मुकाबला, यहाँ तो बीजेपी एक तरफा जीतती थी। अब जो नो दंगा नो चंगा पर अब चुनाव होगा तो फिर ऐसी ही बनेगी, ऐसी मतलब आपका कहना है कि वर्टिकली डिवाइडेड था, या तो इधर था या उधर? जी बिल्कुल है, कंफ्यूजन नहीं था वोटर को, कोई कंफ्यूजन नहीं था। ऑलराइट, बीरेन जी भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी शुक्रिया आपका। आज दोनों चरण का चुनाव हो गया है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में अर्बन बॉडीज के इलेक्शंस के वोटिंग हो गई, 13 को काउंटिंग है। तो क्या रहा पहले और दूसरे चरण में, आपने क्या महसूस किया? कमियां क्या थी, अच्छी बात क्या थी, कौन कहाँ भारी दिख रहा है आपको? देखिए, पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में मतदान तो थोड़ा बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि किस्मत की बात है कि आप पोलिंग बूथ पे जाएं और वहाँ वोटर लिस्ट में आपका नाम निकल आवे, ये कोई चमत्कार हो। अन्यथा बहुत सारे लोग पोलिंग बूथ से जाकर वापस लौटे, कहीं उनका नाम, उनके पिता का नाम, कहीं उनका फोटो गलत, और वो वोट नहीं डाल पाते। तो ये एक बड़ी समस्या रही है वोटर लिस्ट के साथ। और किस्मत के भरोसे अगर वोटर लिस्ट बनाई जा रही है और इस देश में चुनाव कराए जा रहे हैं तो इस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर मजबूती से काम होना चाहिए। मतदान का मतलब है
जो मतदान के योग्य हैं, इच्छुक हैं, बूथ पर जाते हैं, उनको निराश ना लौटना पड़े। चुनाव तो आज समाप्त हो गया, परिणाम 13 तारीख को आएगा, लेकिन जिन लोगों ने चुनाव देखा उनके सामने कल से फिर वही दाल रोटी का नया सवाल खड़ा होगा। अब ये उत्साह थोड़े दिन का था, वो उत्साह आज से समाप्त होता है। अब जो चिंता है वो जमीनी है, वो जीवन की जो मुद्दे हैं उन पर लौट के आना पड़ेगा। जहाँ तक बात देखी जाए तो चुनाव में हर बार की तरह, पहले की तरह ही मान सम्मान, अपमान, गुंडागर्दी, हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, ये सब बहुत हावी रहा। बेरोजगारी है, सड़कों की व्यवस्था है, गंदे पानी की सप्लाई है, लोगों के शुद्ध वातावरण की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों पर मतदान उतना हुआ नहीं ना होता है, लेकिन सबसे बड़ी उसमें खलनायक बनी हमारी मतदाता सूची। दारू मुर्गा पर जो कुछ दिन मौत चला, उनके लिए भी अब एक समस्या आ रही है कि आने वाले वक्त में महंगाई से लड़ना होगा, पैसों की ज़रूरत रहती है, काम ढूंढना होगा, तमाम परेशानियों से फिर रूबरू हों। देखिए, एक बात तो साफ है कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा है और मेयर की 17 सीटों में उसकी कोशिश है कि 17 जीती जाएं और शायद वो जीत भी जाए। लेकिन जो 2 सीट पहले बसपा के पास थी, उसमें बदलाव आएगा कि इस बार समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर जाएगी उत्तर प्रदेश में। ये साफ है कि जो चुनाव है वो बहुत हद तक सपा और भाजपा के बीच ही लड़ा गया है। अब जीत हार अलग बात है, क्योंकि शहरों का मामला है, लेकिन बीएसपी ने अपना आधार खोया और कांग्रेस के पास कुछ खोने था नहीं, खाली अपना खड़ा रहना था। हर जगह वो भी नहीं खड़ा रह पाई, कुछ जगहों पर वो गिर गई, कुछ जगहों पर वो दे नहीं पाई। हम लोग कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, स्वाभाविक है, लेकिन हम मतदान नहीं कर पाते। क्या ऑनलाइन कोई व्यवस्था हो सकती है? क्या वोटर लिस्ट को आधार से लिंक किया जा सकता है? इन सब चीज़ों पर आने वाले दिनों में लोगों को सोचना होगा। देखिए, अतीक अहमद का जो प्रकरण हुआ, उसने बीजेपी को बड़ा सहारा, संजीवनी दी। बाकी जो बचा था उसमें कश्मीर और केरल स्टोरी भी आ गई, उसने भी बड़ा सहारा दिया और बीजेपी की नैया को पार लगाने में काफ़ी मदद करेगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए ब्रजेश जी कि जब नगर निगम कंगाल है, पैसा नहीं है और अगर बीजेपी मेयर नहीं जीता तो डबल इंजन की सरकार की मदद के बगैर तो एक झालर भी नहीं टांगी जा सकती नगर निगमों में। स्थिति बहुत खराब है। तो ये मजबूरी भी है कई बार लोगों की कि बीजेपी को चुनो तो कुछ नगर निगम जिंदा रहने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो ऑटोनॉमस बॉडी कहने को है, मेयर के पास भी उतने अधिकार नहीं है। तो ये जो मुद्दा आता है, हाँ बता रहे थे, चाबी पकड़ाते हैं जब कोई गेस्ट आता है। बस हाँ, कोई शहर में वीवीआईपी आया तो प्रथम जिले का नागरिक बनके नगर का वो अपना चाबी दे आए और वो चाबी भी उन्हें वही दिन देखने को मिलती है, उसके बाद फिर वापस चली जाती है सरकार के पास। ताला कहाँ लगा है कोई नहीं जानता। लेकिन देखिए, नाली, गंदगी, कूड़ा उठान, ये जो समस्याएं शहर की, इस पर वोट नहीं पड़ा। हर बरसात में जल भराव हो जाता है, इसको भी लोगों ने नज़रअंदाज किया। लखनऊ में तमाम सारी सड़कें हैं जिन पर हम लोग चलते हैं, महसूस करते हैं गड्ढे हैं, हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना नहीं बन पाई हैं, उस पर भी मतदान नहीं होता है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ज़रूर फोकस था कि भाई जरा छानबीन तगड़ी रहे, इसकी वजह से भी मतदान का प्रतिशत गिरा, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ शिकायत की थी कि हिजाब नकाब में जो लोग आते हैं उनकी चेकिंग ठीक से हो, पर्दानशी। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पक्ष में जाता है कि उनके पास संगठन बड़ा है, उनके पास तैयारियां हैं, नेता ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने भी उनको पूरी टक्कर दी है। अब ये तो जीत हार तो समय बताएगा, लेकिन नगर निगम के चुनाव से हमने क्या सबक लिया, इस पर जानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पूरी स्थिति फिर उसी तरह की है जैसे हर साल होती थी। जी। चुनाव के बाद
लोग खुद को ठगा महसूस करते हैं, क्योंकि उनको सब उन्हीं चीज़ों पर फिर आना है। तो ये तो देखिए, जब जब शासन सत्ता रहती है जिसकी, उस हाल में सरकारें चलती हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि हिंदुस्तान में क्या परिवर्तन कितना आएगा चुनाव दर चुनाव, उस पर सुनिएगा कि जब 100 में 70 आदमी नासाद हैं, तब दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या देश आज़ाद है। और कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। और जिस शहर में मुंतजिम अंधे हो जलवागाह के, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है। और नई पीढ़ी की ये इच्छा है वही जजमेंट दे कि फलसफा गांधी का मौजू है या नक्सलवाद है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने, अपने इनपुट और अपने एनालिसिस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, 13 तारीख को वोटिंग है। आज दूसरे चरण का भी मतदान समाप्त हो चुका है और 13 को नगर निकायों में काउंटिंग होने जा रही है। बहुत बड़ा चुनाव है और 2022 के बाद, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये पहली सार्वजनिक आम भिड़ंत अपोजिशन और सत्तारूढ़ दल के बीच हो रही है। नतीजा आपको 13 को पता चलेगा। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। अवस्थी जी, आप डिबेट के पहले चरण में कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कह लें, फिर मैं आपको सवाल देता हूँ। हाँ ब्रजेश जी, पॉलिटिकल जवाब में बात देता हूँ। एक बात उठाई गई कि कितने एसटीपी उत्तर प्रदेश में बने, यह हमारे मित्रों ने पूछा। हालांकि चुनाव निकल गया, लेकिन मेरे पास जवाब है, मैं देता हूँ। अब तक हम 31 जिलों में 119 एसटीपी लगा चुके हैं, जिसकी 3,367 MLD क्षमता है। 41 एसटीपी पे काम इस समय चल रहा है मौके पे, जिसकी 1036 MLD क्षमता है। और 32 एसटीपी की डीपीआर तैयार हो गई, जो कि आने वाले सालों में वो भी लगेंगे। हम अमृत योजना के तहत सीवर के पे काम कर रहे हैं। हम हर घर नल पहुंचाने के लिए अब तक 59,13,670 घरों में हम नल से पानी पहुंचा चुके हैं। पूरे प्रदेश में आप देखिएगा ट्रैफिक लाइट्स पे कितना काम हुआ है। आप देखिएगा ट्रैफिक के कैमरे हर पूरे शहर में लग रहे हैं और स्ट्रीट लाइट्स लगातार जो है हम बढ़ा रहे हैं। यह नगर निगमों में ट्रिपल इंजन सरकार का की देन है। रही बात है पॉलिटिकल जवाब की, सुरेंद्र जी वेट करिएगा, अपनी बारी जवाब दीजिएगा जी। मेरा स्पष्ट रूप से एक बात और कहना है कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव जी ने कहा कि वो आधी सीटें जीतेंगे। चलिए जीतेंगे, लेकिन उनकी जो बी और सी टीम है, कांग्रेस और लोकदल, तो मैं पूछना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी से कि आपने कहा कि हम इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो आपका तो कहीं खाता ही नहीं खुलता। तो हो सकता है कि आप 1-2 सीटें कहीं जीत जाएंगे तो प्रदर्शन आप अच्छा मान लेंगे, हम सोचते हैं। लेकिन नो बीच में नहीं, रोहित बीच में नहीं, मैं टाइम दूंगा तब बोलना। अवस्थी जी बोलते। ब्रजेश जी देखिए, ये 2 गठबंधन दलों को आप एक साथ बुलाते हैं, कम से कम हम हमारे गठबंधन को बुला लिया करिए। किसको बुलाया करें आप बता देना। लोकदल सपा जो है कवर फायरिंग देते रहते हैं, दूसरे को टाइम भी डबल मिलता है। अरे आजकल तो कांग्रेस भी कवर फायर दे रही है। हाँ वो सही है, मैंने कहा ना, एक ही बी और सी 2 टीमें जी, तो वो सारे इकट्ठा हैं। देखिए, एक क्राइम हुआ, जनता के सामने हुआ, कैमरों के सामने हुआ। विधायक ने एक व्यक्ति को थाने के अंदर घुस करके चप्पल, जूतों, लात, घूसों से मारा, पिस्टल तक निकाल ली है। तो उस पर किसी ने ये नहीं कहा कि गलत किया, उसको जेल में जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने विधायक से ये तक नहीं पूछा कि तुमने मारपीट क्यों करी है। सफाई दी जा रही है कि वो कोई हिस्ट्री सीटर था तो कोई वहां पर था। अरे भाई, आपको मारने का हक किसने दिया? अगर कोई क्राइम करता है तो आप पुलिस पर रिपोर्ट लिखाए, पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको विधायक होते हुए अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप क्या नसीहत नीचे दे रहे हैं? यानी कि गुंडागर्दी सड़कों पर जो होती थी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, जिसकी वजह से आज तक ये सत्ता में नहीं आ पाए। 4 आम चुनावों में बाहर है, नगर निगम में बाहर है, पंचायत चुनाव में बाहर है और आगे भी बाहर रहने वाले हैं। और इनके साथ जो बी और सी की टीम है, ये भी बाहर रहने वाली है। तो इसलिए मेरा इतना स्पष्ट रूप से कहना है, एक हमारी सोशल लाइबिलिटी होती है, सोशल जस्टिस का होता है। कम से कम अगर कोई हिंसा होती है, कोई भी अपराध करता है, हमारे यहाँ अपराध करता है, हम भी निंदा करते हैं। कम से कम निंदा करने में साहस तो रखिए आप। सर, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ब्रजेश जी, एफआईआर दर्ज हो गई, उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। 307 के मामले में सिर्फ एफआईआर ही दर्ज होती है सर। इसका समाजवादी पार्टी का विधायक भागा हुआ है, उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और जेल के अंदर डाला जाएगा। ओके, सुनील साजन आप कुछ कह रहे थे, गो अहेड, बोलिए सुनील साजन। एक तो आलोक जी की बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं, और अमेठी वाले प्रकरण पर आपको जवाब देना चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए ब्रजेश जी, अमेठी का प्रकरण जो है वो सबके सामने है।
राकेश सिंह जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अमेठी क्षेत्र के जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो एक दिन पहले से उसी थाना क्षेत्र में गौरीगंज में धरने पर बैठे थे कि उनके कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पीटा, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाए। नहीं हुई। इनके मुताबिक कि भाई इनका कोई कार्यकर्ता जाता है, इनका भक्त जाता है, वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। क्या आपका जो वो हिस्ट्री सीटर है वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और पुलिस वहां खड़ी थी? अरे जो काम पुलिस का है पुलिस कर ही नहीं रही, तो कानून अगर आपका आदमी तोड़ेगा तो कुछ तो टूटेगा, उसका नहीं टूटेगा। अगर हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो प्रसाद नहीं मिलेगा क्या? टूटा पड़ा है। अरे किस गलत फहमी में आप? टूटा पड़ा है अभी आप किस गलत फहमी में सांसद जो है आपके लोग इस तरीके की बदतमीजी करेंगे पुलिस के सामने, थाने के सामने, हमारा विधायक धरने पर बैठा रहेगा, आप एफआईआर नहीं लिखेंगे और फिर आपका गुंडा हिस्ट्री सीटर आकर के मां बहन की गाली देगा, तो हमारे विधायक ने क्या कहा? गालियां देख रहे थे, हमारे विधायक ने क्या कहा? हमारे विधायक ने कहा कि या तो हम आत्महत्या कर लें। भाई कुछ तो स्वाभिमान है ना। और एक बात आलोक जी कह रहे हैं कि तोड़ेंगे। एक बात आलोक जी किसको तोड़ने की बात कर रहे हो? एक सेकंड रुको। नहीं, ये अपराधी जिनको अपराधी ये कह रहे हैं ना कोई तो टूटेगा। मैं भाषा इनकी भाषा से जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा वो टूटेगा। ओके लेट अप आलोक जी, सुनो उनकी बात। थैंक यू। ओके सुनील जी अपनी बात कंप्लीट करो। सुनील जी अपनी बात कंप्लीट करो। आलोक जी, क्योंकि आप बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम अध्यात्म में आपको समझा रहे हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो प्रसाद तो मिलेगा ना, कि नहीं लोगे? नहीं लेना चाहते हो? चिंता क्या आपका वो हिस्ट्री सीटर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था? हनुमान चालीसा पढ़ रहा था? क्या कर रहा था वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था? अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो हमारे विधायक ने प्रसाद दिया है। इस तरीके के हनुमान चालीसा जो आपका आदमी पढ़ेगा उसको हमारी तरफ से ऐसे ही प्रसाद मिलेगा। लेकिन हमें कानून पर भरोसा है, हम आज भी कानून का पालन करते हैं, न्यायपालिका पर भरोसा है। लेकिन हम आपको और आपके जो हिस्ट्री सीटर हैं उनको हम सजग कर रहे हैं कि कानून अपने हाथ में मत लो। थाने में किसी सम्मानित विधायक को आप गाली मत दो। आप जानते हैं थाने में आपके हिस्ट्री सीटर ने ये राकेश सिंह का डिबेट नहीं है, आप क्यों उन पर डिबेट कर रहे लोगों ने जो चुना है अपना विधायक उसको गाली दी। हमारे भगवानों के ऊपर ले आते हैं बात को। ये शर्म के अब आप मुझे बताओ कि टाउन एरिया और पालिका में भी वोटिंग होने जा रही है, आपने काउंटिंग की क्या तैयारी की है? क्योंकि बाद में फिर आरोप लगेगा कि यहाँ गड़बड़ हो गई वहां, तो आपने कोई रणनीति बनाई है कि काउंटिंग कैसे करवाएंगे, या काउंटिंग में आपकी पार्टी क्या रणनीति होगी? सुनील जी। हाँ ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने मतदाता सूची में धांधली की, चुनाव में धांधली की, उसके बावजूद भी हम दावे के साथ कह सकते हैं, जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि 2 पे 2 चुनाव है, हम भी स्वीकार कर रहे हैं 2 पे 2 चुनाव है। भाजपा के भ्रष्टाचार से, भाजपा के झूठ से, भाजपा की बेईमानी से, भाजपा के फरेब से लोग परेशान। धन्यवाद। तो अगर लोग परेशान हैं तो स्वाभाविक है इनका पूरा तंत्र जिस तरीके से विधानसभा में आप सोचिए हमारे 2000 से विधायक जीत रहे थे, उनको हरा दिया। सुरेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे उस वक्त, आप बोल रहे हैं, आप इंटरवीन कर सकते हैं। 2 चीजें हैं सर। पहली चीज तो उत्तर प्रदेश पुलिस यानी योगी जी की पुलिस की नजर में जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब हरामखोर हैं। चाहे वहां पर यहां पर सुनील जी बैठे हों, आलोक अवस्थी जी बैठे हों, रोहित जी बैठे हों, सुशील दुबे बैठे हों या सुरेंद्र राजपूत बैठे हों, सब के सब हरामखोर हैं पुलिस की नजर में, पुलिस की आवाज में। ये बात एएसपी मनीष मिश्रा, बागपत का जो एएसपी है, वो बाकायदा जनप्रतिनिधियों को कह रहा है और अभी भी वो एएसपी अपने पद पर विराजमान है। ये आज की घटना है और ये घटना ये खाली प्रतिपक्षियों के लिए घटना नहीं है, ये पुलिस की घटना है जनप्रतिनिधियों के लिए, जिसमें सारी पार्टियों के लोग हैं। तो अगर वो जनप्रतिनिधि हरामखोर है पुलिस की नजर में और पुलिस साफ साफ कह रही है, तो हम सब लोग हम लोग ऐसी भाषा यूज ना करें। नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे? पुलिस वाला गाली गलौज की भाषा में क्यों करें? ये सुन लीजिए ना सर, आपने कह दिया अब एक कंप्लेंट भेज दो। नहीं, डिबेट में गाली गलौज की भाषा मत करो। ये तो नहीं सर, मैं अलाउ नहीं करूंगा, प्लीज गाली गलौज नहीं इस्तेमाल करूंगा सर। सुरेंद्र जी की आवाज बंद कर दी जाए सर, गाली नहीं दूंगा सर, ये गलत बात है।
आप अपना वीडियो इनको भेजो, सुनाए, हम चैनल पे गाली नहीं चलने देंगे। हाँ, तो गाली नहीं चलने देंगे, पुलिस आप की अपनी गाली बात कह लो, पर ये गाली नहीं सर। पुलिस की गाली है सर, हमारी ठीक नहीं है। है। नंबर 1 जी। अब नंबर 2 आ जाइए, ये अभी तक उत्तर प्रदेश की शासन ने इनका कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरी बात आ जाइए, अभी आलोक अवस्थी जी ने बड़ी अच्छी बात एसटीपी की कही। लखनऊ में मैं और आप रहते हैं, 3 एसटीपी प्लांट हैं, अगर ऑपरेशनल हो तो हमें बता दीजिए, और गोमती नदी का पानी साफ तो हो एक गया काम हो करो, तो कल हमें दोनों बता लोग वहां जाके विजिट कराओ, अगर चल रहा है तो दिखा देंगे। समाचार भी चले साथ। हाँ, हम तैयार है अपनी टीम भेजने को। चलेंगे और वही सामने हमने बात हो जाएगी। कल टाइम बताओ, आप टाइम बताओ कल से। आप तय कर दो ब्रिजेश। सुन लीजिए सर। हाँ, हाँ, सुरेंद्र मैं जी बोलिए। साथ में चलने के लिए तैयार हूं, और जहां पर आलोक अवस्थी जी कहें वहां पर हम लेके चलेंगे कैमरा, और आलोक अवस्थी जी गोमती नदी के पानी का आचमन कर ले। नहीं, आप पानी सुन लीजिए, ठीक है ना? आपको पानी का आलोक जी सुन लो, पानी का आलोक जी आचमन सुनिए, कर ले। सुनिए आलोक। जहां नहीं, पर ठीक भी बात आप है, उनको चाहें, बोलने दीजिए। हाँ। जहां पर भी जिस जगह पे आलोक अवस्थी जी चाहें वहां का पानी क्या नाम बोतल में लें, गिलास में लें, और आलोक अवस्थी जी पी लें। हम पूरी तरीके से मान लेंगे कि सिर्फ गोमती नदी का पानी साफ है। ठीक जी। अब मैं नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ। जी, देखिए, जी। अभी मतदान में, वोटर लिस्ट में इतने मसले सामने आए, काउंटिंग के लिए आप लोगों ने कोई तैयारी की है? देखिए, काउंटिंग के लिए तो हमने पूरी तैयारी की है सर। हमारे मतदान अभिकर्ता सब जगह पर है, सारी चीजें। हाँ, लेकिन ये जो शासन और प्रशासन की जो गुंडागर्दी है, इसकी तैयारी की ताकत हमारे हाथ में नहीं है। हमें फिर वही डॉट हम अगर क्या नाम जो अभी आज एएसपी ने भाषा का इस्तेमाल किया। 13 तारीख को कर्नाटक देखना है सर, आपको और खुशी वहीं से मिलेगी। नहीं, इधर बहुत है नहीं सर। कर्नाटक में भी हमें खुशी मिलेगी, हमें यहां पर भी खुशी मिलेगी। और हम आपको फिर तीसरी बात और भी बता दें, एक चीज और भी बता दें। अमेठी का मामला जो था, गौरीगंज का अरे जो सर, मामला राकेश पे था, अरे डिबेट सुन नहीं है नहीं, सर, नहीं, आप- टिकट राकेश की बात नहीं है। वहां की जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चर्चा सामने आ रही है, उस ब्रिजेश जी, अमेठी का बहुत दर्द है। देखिए, शीर्ष नेता बिल्कुल वहां है, से हमें गर्व होगा। धन्यवाद सर, क्योंकि धन्यवाद हमारे सर। लोग मारे जा रहे हैं, मेहमान और बाकी हैं। धन्यवाद। हमारे आलोक अवस्थी मुझे लोग मारे जा रहे हैं। रोहित अग्रवाल को लाया जाए इसके लिए। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित, देखो मतदान में फिर वोटर लिस्ट में समस्याएं सामने आई, अब काउंटिंग के लिए कोई तैयारी है रोहित? वहां पर आप लोगों धन्यवाद ने सुरेंद्र जी। अत्याचार कर रखा है। मैं आप दोनों को अलग से बुलाऊंगा किसी दिन अमेठी के मुद्दे नहीं, पर। ब्रिजेश- रोहित बोलिए। ब्रिजेश जी देखिए, रोहित बोलिए। अरे भाई, रोहित बोलिए। ब्रिजेश जी देखिए, स्थिति बिल्कुल क्लियर है। अमेठी पे अलग से चर्चा होगी सर। कांग्रेस बोलिए को अग्रवाल जी। चिंता करनी चाहिए। अग्रवाल जी बोलिए, बोलिए अग्रवाल जी। ब्रिजेश जी देखिए, स्थिति ये है दीपक सिंह नाम कि के भारत, 43 अरे भैया नंबर ठीक के है, एसपी हो गया भैया, हम रोहित अग्रवाल मेरा नाम है, सिर्फ रोहित। बोल लें दो अवस्थी केवल रोहित, जी, केवल अवस्थी जी रोहित। बोल लें दो, Only रोहित अग्रवाल मेरा नाम Only है रोहित। हाँ, भाई। बोलो भाई, आप बोल लें दो भाई, क्यों आवाज कोई दबा नहीं रहे बोलेगा हो? बीच में। क्यों आवाज बीच में दबा रहे कोई नहीं हो? बोलेगा। क्या डर है, हमारी आवाज दबा रहे हो? सिर्फ रोहित। अवस्थी जी बोल लेने दो, क्या डर है, हमारी आवाज दबा रहे हो? तो देखिए, ब्रिजेश जी एक धन्यवाद, सिर्फ रोहित अग्रवाल की आवाज जाएगी। रोहित, आप कंटिन्यू ब्रिजेश करो। जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है 24 घंटा 365 दिन हम काम करते हैं, जनता के लिए हम पूरी तरीके से समर्पित हैं, हम राष्ट्र हित में समर्पित हैं। उसके बाद जब चुनाव आता है तब क्या हो जाता है इनको, तब ये बिल्कुल अप्रत्याशित व्यवहार करने तैयारी लगते हैं। किए हो कि नहीं किए हो? नहीं, बिल्कुल काउंटिंग की पूरी तैयारी है ब्रिजेश जी, परंतु ये टेबल पे रुकेंगे ना एजेंट आपके? नहीं, ये जो बागपत में छुट्टा सांड छोड़ा था आज इन्होंने, वैसे छुट्टे सांड अगर ये छोड़ेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में हम लोग तो देखिए शरीफ लोग हैं, हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से ही बात कर सकते हैं। ये जो बागपत में, कैसे हो, राकेश स्टाइल में? नहीं देखिए ब्रिजेश जी, हम लोग तो देखिए संवैधानिक तौर पे जितने भी तरीके हैं, लोकतांत्रिक तरीके हैं, जैसे अभी इनका एक सांसद है जो कि रेपिस्ट है, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है पॉस्को एक्ट के अंदर, और उसका संरक्षण करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब उसके खिलाफ हम लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली बॉर्डर पे बैठी हुई अपनी बेटियों के साथ खड़े हुए हैं। और आज हम काली पट्टी बांध के आज हमने वोटिंग करवाई कि हम दिल्ली सर्वेश मिश्रा, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में न्याय मिल सके। रैलियां की, सभाएं भी की आपकी पार्टी ने, आप लोग भी घूमते दिखे। आपको लगा कि वो मुद्दे हैं जो मुद्दे अपोजिशन या जनता के बीच के हैं, जैसे साफ सफाई, हाउस टैक्स, शहरों में अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, जल भराव, ये सब मुद्दे रहे, या फिर माफिया, सांप्रदायिकता, ये सब ज्यादा रहा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पे चुनाव लड़ती भी नहीं है। इस बार भी उनका मुद्दा था कि वोटर लिस्ट से नाम कटवाओ, कहीं गुंडागर्दी पे चुनाव कराओ, अधिकारियों को चुनाव जिताने पे लगाओ। हमारे तो लखनऊ में मेयर की कैंडिडेट 4 बार गई उसी बूथ पे, वो कह रहा कि नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। जब उसे पता चला कि मेयर की खुद कैंडिडेट है, 3 घंटे लग गए। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बीबी का ही नाम काट दिया इन्होंने, ऊपर लगातार परेशान रही।
तो ये हर जगह अगर हाथ आपके कंडे मेयर अपना का रहे। नाम नहीं था तो आप नॉमिनेशन बात कैसे चर्चा कर अप्रूव रहे हो हैं, गया बात फिर? अमेठी की भी करत, यही तो बात समझिए, ये समझना चाहिए इनके अधिकारियों को। सुरेंद्र जी, इनके सुरेंद्र जी, बाबू मोबाइल को ना चलाओ। समझना चाहिए जी। कि मेयर का अगर हाँ। कैंडिडेट आवाज आ रही है, उनका हाँ। तो पहले ही होगा। तो ये सभी तरीके से देखने को आ रहा है। 2 दिन से इन्होंने पूरा चुनाव डाइवर्ट कर दिया। एक विधायक धरने में बैठा हुआ है किसी हिस्ट्री सीटर के खिलाफ एफआईआर करने को, आपने एफआईआर किया नहीं, इस तरीके की अराजक स्थिति पैदा की। उसके बाद उसका जब रिफ्लेक्शन हुआ तो उसको आप चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। तो हर तरफ इस तरीके से दिख रहा है कि मुद्दों पर राजनीति करनी भारतीय जनता पार्टी का कभी का काम ही नहीं है। तो वही स्पष्ट रूप से यहाँ देखने बहुत शुक्रिया आपका। सुशील दुबे जी, तो कल कितने बजे कैमरामैन को बोला जाए ये लोग जाएं, आप भी चले जाओ साथ में? अरे साहब, हम तो खाली शहीद स्मारक के पीछे, अरे चलिए फिर वहां से शिवरी के प्राण भी चलते हैं ना, कूड़ा दहला पे या शिवरी पे। हम ब्रजेश जी एक निवेदन आपसे कर दें, जो हमने एक दिन आपसे किया था। आपका प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल है, सबसे बड़ा मंच है ये, एक काम कर दीजिए, अब निवेदन है, जो प्रदेश के 100 टॉप लोग गीता ज्ञान देते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वोट बढ़ाओ वोट बढ़ाओ वोट बढ़ाओ, उनके ये चेक करा लीजिए एक बार। अगर मैंने वोट दिया, हाँ, मुझे यही नहीं जो उनकी बात दिखा दिया हूं अपना, मैंने वोट दिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी भी स्याही लगी है, जो लखनऊ शहर के सिटीजन नहीं बड़े बड़े ज्ञान देते, तिलक लगा के और जोंगा पहन के मंचों पर, उनके जरा एक बार, सबसे कम वोटिंग हुई है विक्रमादित्य मार्ग क्षेत्र का, जो जोन 1 का जो इलाका आता है, जहां पर सारा प्रशासन रहता है, वहां पर सबसे कम वोटिंग हुई है। कारण एक तनख्वाह एक दिन की रोक दी जाए, कहीं ना कहीं कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। ये सब तो डिबेट होती रहेगी, लेकिन 5 साल बाद एक बार चुनाव आता है, 34% पे हम खुश होकर बैठ जाते हैं। मेयर कितने हजार जीतेगा? 50 लाख से ऊपर की आबादी लखनऊ की है, 34% वोट पड़ा है, कितने का मेयर जीत जाएगा? 12 लाख वोट पड़े होंगे। तो ये मैं चाहूंगा कि एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, और अब मैं सभी उपस्थित मेहमानों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस डिबेट में आप सब जुड़े और आप सबने अपनी अपनी बात रखी डिबेट में। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 13 तारीख को काउंटिंग है, और काउंटिंग में सबसे पहले ट्रेंड कौन जीत रहा है, कौन पिछड़ गया है, कौन सभासद, कौन पार्षद, कौन पालिका चेयरमैन, किस टाउन एरिया से कौन आगे, और नगर निगमों में क्या है, सबसे पहला अपडेट भारत समाचार को से आपको 13 मई को काउंटिंग डे के दिन सुबह 6 बजे से लगातार अंतिम नतीजे आने तक आपको भारत समाचार पर उपलब्ध होंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।